हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा इलाका बन गया है जो जहां पर कोई कानून नहीं, सरकार जो कह दे वही कानून है और एक तरह का सरकारी आतंकवाद हम देख रहे हैं। मतलब योगी सरकार माइनॉरिटीज के खिलाफ जिस तरह से काम कर रही है वो कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार कर ही नहीं सकती। उसको इस बात की इजाजत भी नहीं होगी और वो करने से पहले 100 बार सोचेगी भी। इक्का दुक्का घटनाएं हो जाएं तो अलग बात है, लेकिन ये सिलसिला है पिछले 5-6 सालों से लगातार यही होता आ रहा है कि बिल्कुल भी उनको शर्म लिहाज नहीं है, बिल्कुल भी रुकने को तैयार नहीं है और इसे रोकने के लिए हमारे कोर्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं, ऐसा लगता है। पहले तो यह कि इसको यूपी मॉडल नहीं कहना चाहिए, यह दरअसल गुजरात मॉडल है और इसकी हाल में याद दिलाई एक लेखक ने जिन्होंने वक्त गुजारा 2002 के बाद गुजरात में, और उन्होंने ये बतलाया कि गुजरात में मुसलमानों के घर बुलडोज करने की शुरुआत 2002 के बाद से हुई थी और वो इस नाम पर की गई थी कि यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ये गैर कानूनी तरीके से बने, ये नक्शे के मुताबिक नहीं बने वगैरह। और उन्होंने उसका ब्यौरा दिया था और एक ब्यौरा मैं पढ़ रहा था जिसमें जो प्रभावित परिवार थे उनसे उनकी बात हुई थी और उसमें एक ने कहा कि ये दरअसल हमारा मकान नहीं तोड़ रहे हैं, हमारी कमर तोड़ रहे हैं। तो और यह आनंदीबेन तक चला, आनंदीबेन के बाद चला। तो इस बात को समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि बुलडोज़र जो इन्होंने देखा है वह जर्मनी और उसके बाद इज़राइल में जिस तरह फ़िलिस्तीनियों के घर गिराने और उनको बेघर करने, वो जेरूसलम में भी, गाज़ा पट्टी में भी और वेस्ट बैंक में भी, यह इज़राइल ने तरीका निकाला जिसको अपनाया भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 आदर्श हैं। ये बहुत विडंबना है। एक जर्मनी जो कि यहूदी विरोधी था और दूसरा खुद इज़राइल जो कि यहूदी है लेकिन अब वहाँ के मुसलमानों को बेघर करने, उनके अपने घर से ही उसकी कोशिश कर रहा है। मुझे हमेशा याद आती है रैचल कोरी जो एक अमेरिकी लड़की थी और जो बुलडोज़र के सामने खड़ी हुई जब एक फ़िलिस्तीनी घर को गिराने के लिए बुलडोज़र बढ़ा इज़राइल का और बुलडोज़र ने उसको कुचल दिया। वो अमेरिका से आई थी फ़िलिस्तीनियों के पक्ष में खड़ी होने के लिए। 17-18 साल की लड़की थी। तो ये वहाँ से चला है। सिर्फ उत्तर प्रदेश को मत देखिए, आप देखिए गुजरात में क्या हुआ 2 महीना पहले। गुजरात में भी बुलडोज़र चलाए गए। आप खरगोन को देखिए, खरगोन में बुलडोज़र चलाया गया। आप असम को देखिए, अब असम में देखिए हर जगह तर्क लिया जाता है कानूनी, तकनीकी। जैसे असम में कहा जाता है कि ये एविक्शन चल रहा है। दरअसल जिन लोगों ने गलत तरह से अतिक्रमण किया हुआ है, उनका एविक्शन चल रहा है। लेकिन असम में जिनका घर बुलडोज़ किया गया, जिनको हटाया गया, वो सब के सब प्राय मुसलमान हैं। तो क्या जो अतिक्रमण है, वो सिर्फ मुसलमानों का है? तो बुलडोज़र एक तरीका अपना लिया है अब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने और वो इसलिए कि वह हिंदू जनता को बहुत पसंद आ रहा है। उसे लग रहा है कि ये हमने एक तरीका खोज लिया जिसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता। हम कह रहे हैं कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, तो आप कैसे सवाल उठाएँगे? लेकिन असल बात हर किसी को पता है कि असल बात है कि हम उनको सबक सिखा रहे हैं, ये अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं। जहांगीरपुरी की बात आपको याद होगी कि जहांगीरपुरी में जब हिंसा हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में मांग की, बाकायदा मांग की कि बुलडोज़र चलाया जाए और अगली सुबह बुलडोज़र पहुंच गया। तर्क बहाना दिया गया कि हम अतिक्रमण हटाने आए हैं। तो अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका के बारे में फिरदौस साहब ने कहा, शरद प्रधान जी ने भी कहा है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जहां हिचक गया उसको भी हम याद रखें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जब बहुत साफ फैसला दिया और उस पर उत्तर प्रदेश सरकार अपील में आई, वहां ये जो होर्डिंग्स लगाने वाला मामला था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने खुले गले से कोई बात नहीं कही, उसने मामले को बीच में डाल दिया। यानी उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि जो आप कर रहे हैं वो अस्वीकार्य है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय की हिचकिचाहट बहुत साफ है और उसको दूसरी चीजों से जोड़कर देखना चाहिए। जैसे ज्ञानवापी में मामले में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसके पहले हर बार
बहुत सख्ती से रोक दिया था किसी भी तरह के सर्वेक्षण और बाकी चीजों को। लेकिन इस बार जब हुआ तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी कह दिया ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि भाई मुझे जानने की थोड़ी उत्सुकता है कि ये इस मस्जिद का कैरेक्टर क्या है असल, तो इस उत्सुकता को शांत करने के लिए सर्वे कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को हमें मिलाकर देखना होगा कि जो अदालतें हैं, अब अदालतें ये कह रही हैं, जिनकी बात फिरदौस साहब ने कही, वो आर्टिकल 32 हो, 21 हो और बाकी आर्टिकल्स हों, कि वो बहुत प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। ये अदालतों का संदेश है बहुत स्पष्ट मुसलमानों के लिए कि अब हम किस चीज पे बहस कर रहे हैं। जो चीज बिल्कुल साफ है आईन दिन के उजाले की तरह, वो ये कि आपने बुलडोजर चलाया ये कह के कि हम मास्टरमाइंड को सजा दे रहे हैं। उसके पहले आप मध्य प्रदेश के डिंडोरी में उस लड़के के पिता के घर को आप यहाँ, हम जावेद मोहम्मद साहब का घर नहीं था, ये उनकी पत्नी का घर था जैसा फिरदौस साहब ने बतलाया। लेकिन आप डिंडोरी में उस लड़के के पिता के घर को बुलडोज किया गया जिसने एक हिंदू लड़की से शादी की थी, याद होगा आपको। उसके कलेक्टर ने बाकायदा ट्वीट किया बहुत शान के साथ कि अभियुक्त को का घर हमने जमींदोज कर दिया है, और उसकी दुकान भी जमींदोज कर दी। उसका घर नहीं था, उसके पिता का घर था। तो अभी हम यहाँ जो तकनीकी एक प्रश्न उठा रहे हैं कि ये उनकी पत्नी का था, तो हम अप्रत्यक्ष रूप से ये स्वीकार कर रहे हैं कि बुलडोजर लेकर आप आ सकते हैं। मसला अब मिल्कियत तय करने का रह गया है, वाटर बिल किसके नाम था, बाकी चीजें किसके नाम थी, आप टेक्निकली अपने आप को ठीक करते हैं। तो हमें इस बात से फिक्र ज्यादा होनी चाहिए कि अदालतें अब अपने आप को पीछे कर रही हैं, और दूसरे समाज में इस बात को लेकर खुशी पैदा की जा रही है कि एक सामूहिक सजा दी जा रही है। अब देखिए लेख लिखे जा रहे हैं, लेख ये लिखे जा रहे हैं कि अब विरोध प्रदर्शन करना बहुत महंगा बना दिया गया है। आप विरोध प्रदर्शन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। हर शुक्रवार के बाद एक शनिवार आएगा, यह बात कही जा रही है। तो शनिचर को भी याद रखिए, जो शनिचर हिंदू इसमें एक शनिचर है। यह सब बहुत चिंता का विषय है। अदालतें, समाज, राजनीतिक समाज, और इलाहाबाद के मामले में जावेद मोहम्मद एक जानी हुई शख्सियत थे वहां की समाज की। प्रशासन उनके साथ मिलकर काम करता था, यानी जावेद मोहम्मद साहब की मदद वो लेता था हमेशा। उसने जावेद मोहम्मद को गिरफ्तार करके और उनका घर डिमोलिश करके, बुलडोज करके, यह संदेश दिया मुसलमानों को कि हमारे लिए कोई कम्युनिटी लीडर, किसी एमिनेंस की कोई परवाह में नहीं। और इस संदेश को हमें सुनना चाहिए। ये बहुत चिंता का विषय है हम लोगों के लिए। जी।